सो गाइस, विशाल मेगा मार्ट कल के दिन कंपनी अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस करती है और आज स्टॉक में 5% से ज्यादा की गिरावट है। अब क्या एक छोटे से रिजल्ट से स्टॉक में एक बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि स्टॉक में फॉल लगातार बना ही हुआ है। रिजल्ट के बाद तो बस एक मोमेंटम फॉलो किया है कंपनी के स्टॉक ने। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलरेडी स्टॉक गिर ही रहा था। आज मार्केट बढ़िया है, कल भी मार्केट अच्छा था, पर स्टॉक की गिरावट रुक नहीं रही है। समझते हैं इस कंपनी को इन डेप्थ, कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज कैसे, कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली क्या कर रही है, सब चीजों को और रिजल्ट्स भी कंपनी के डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं कंपनी के रिजल्ट से पहले जो कंपनी ने कल के दिन दिए थे। कंपनी का प्रॉफिट बताया जाता है 19% कंपनी ग्रोथ देती है, यानी कि प्रॉफिट जो है कंपनी का 19% जंप करता है क्वार्टर थ्री के अंदर। रेवेन्यू पर 17% का जंप है, क्योंकि कंपनी ने अपने स्टोर्स में एक्सपांशन किया है। इस वजह से कंपनी बढ़िया ग्रोथ लेकर के आ रही है। लेकिन क्या ये ग्रोथ इनफ है? क्योंकि अगर आप 17% कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो भैया कंपनी ने 5% से ज्यादा का डिक्लाइन दे दिया। 5.34% के आसपास कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज गिर जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, डिस्पाइट इसके कि कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 17% का रिवेन्यू जंप दिखाया। ठीक है, हम रिजल्ट्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जरूर देखते हैं, लेकिन जरूरी ये होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपका ग्रोथ परसेंटेज जो है वो बढ़े। अब कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज गिर जाता है 5% से ज्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और अगर आप ऑन एवरेज कंपनी को देखोगे तो लगभग लगभग 21% के आसपास कंपनी का एवरेज निकल करके आता है। 20 से 21% कंपनी का एवरेज ग्रोथ निकल करके आता है, और कंपनी ने उस एवरेज ग्रोथ को भी तोड़ दिया है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर कंपनी ने 19% का ग्रोथ दिया है, और सितंबर में 46% का ग्रोथ था। यानी कि कंपनी प्रॉफिट्स में भी एक हायर रेंज से काफी लोअर रेंज पर गिर गई है, डिस्पाइट इसके कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। जब भी किसी भी कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो उसका पी रेशियो भी आपको हायर रेंज पर देखने को मिलता है। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन ही काफी होती है स्टॉक के पी को ऊपर ले जाने के लिए? अब एक्सपेक्टेशंस तो किसी भी कंपनी से ज्यादा हो सकती है। पी रेशियो दो रीजन से ज्यादा होता है। पहला, या तो कंपनी ओवर वैल्यूड है या उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा भी, इन दो रीजंस के अलावा भी आपका रेशियो, पी रेशियो जो है वो स्टिल ज्यादा है, तो आपको देखना होता है कि कंपनी के बाकी के रेशियोज क्या कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी का ईपीएस और कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो। कंपनी का पी 74 के आसपास दिख रहा है, कंपनी का सेक्टर पी जो है वो 87 का है। यानी कि सेक्टर पी से कंपनी का पी अभी नीचे है, बट ईपीएस और प्राइस टू बुक रेशियो ये आपके कैसे होने चाहिए? प्राइस टू बुक रेशियो आपके पी के पैरेलल चलता है, लेकिन ये दोनों ही रेशियोज पी और पीबी आपके ईपीएस से कम होने चाहिए। अगर हम ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस दिसंबर में बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की वैल्यूएशन स्टेबल है। स्टेबल वैल्यूएशन है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को आपको देखना होता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट एक्सपर्ट्स पर पहले आते हैं, फिर आगे आएंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लंबे टाइम से 10 दिसंबर से इनकी बाइंग की रेटिंग है और साथ में 175 का टारगेट है, बट स्टॉक में उल्टी गिरावट देखने को मिली। अदर मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं 16 दिसंबर को, मोतीलाल ओसवाल 170 का टारगेट, बाइंग की रेटिंग, बट स्टॉक में यहां भी गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट आते हैं आपके 17 दिसंबर को एमके ग्लोबल फाइनेंशियल 180 के टारगेट के साथ, बाइंग की रेटिंग, बट स्टॉक पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स तो लंबे टाइम से बुलिश रहे हैं, बट स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं बना। उल्टा स्टॉक वहां से दिसंबर से अगर आप देखोगे लगातार, दिसंबर के बाद में जब मार्केट एक्सपर्ट्स ने सभी टारगेट्स दिए उसके बाद स्टॉक में एक तरफा गिरावट आई है। कोई भी रिकवरी स्टॉक के अंदर नहीं बन पाई है। तो ऐसी सिचुएशन में चार्ट पर आपको नजर आता है कि स्टॉक अभी 120 के पास में, ऑल्दो 120 के भी नीचे गिर चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट बेस है। 118 के पास आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है। अगर यहां से भी स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे पाता, नहीं कामयाब होता ब्रेकआउट देने में, तो आपकी गिरावट जा सकती है 108 रुपए की तरफ, 108 रुपीज। सो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि स्टॉक में एक डाउनफॉल है और वेजेस पैटर्न की तरफ कहीं ना कहीं स्टॉक चल रहा है। 119 पर स्टॉक स्टेबल नहीं रहता तो 108 रुपए तक आपका यहां पर फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी में और कोई इशू है क्या, हमें वो भी देखना होता है किसी भी कंपनी में एंट्री करने से पहले, कि कहीं कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे कि डेटर डेज अगर आप यहां पर देखोगे कंपनी के,
तो डेटेड डेज मार्च 2025 के अंदर कंपनी के डबल हुए, 1 से 2 डेटेड डेज कंपनी के हो चुके हैं, ये छोटा सा नेगेटिव साइन है। वर्किंग कैपिटल कंपनी का मार्च 2025 के अंदर -3 पर आ चुका है, ये भी एक नेगेटिव साइन कंपनी के लिए बन जाता है। तो दो नेगेटिव साइन कंपनी में आ जाते हैं। और तीसरा, कंपनी ने अपने दोनों ही एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ में भी और रेवेन्यू ग्रोथ में भी तोड़े हैं, ब्रेक डाउन किया है। प्रमोटर की होल्डिंग 54.09% है, एफआईज के पास 15.52% है। ये दिसंबर का डाटा है। 25.47% आपके डीआईएस के पास में और 4.92% पब्लिक के पास में। तो एफआईज और डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, वेरस पब्लिक सेलिंग कर रही है ज्यादा यहां पर। सो होल्डिंग पैटर्न काफी हद तक कंपनी को बढ़िया बताता है। होल्डिंग पैटर्न पर एफआईज, डीआईएस, प्रमोटर तीनों ज्यादा एक्टिव है कंपनी में, पब्लिक इतनी नहीं है। ठीक है, पब्लिक इतनी नहीं है, बट अगर कंपनी अपने ग्रोथ परसेंटेज को इस तरह से ड्रॉप करेगी तो इन एफआईज और डीआईएस के होने का भी फायदा नहीं रहता है। सो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी को अपना ये ग्रोथ परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, जो एवरेज है एटलीस्ट कंपनी वहां पर भी रहती है, तब भी हमको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। बट अगर इस तरह से कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज, रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिक्लाइन आता है और साथ में डेटेड डेज और कंपनी के बढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल और माइनस होता है, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो कंपनी के साइड इफेक्ट्स बढ़ा सकते हैं, खराब कर सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को भी। वेयरएज ईपीएस, पीबी और आपके पी रेशियोज काफी हद तक स्टेबल है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को सही बताते हैं, बट ये रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा जानने और नया जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।